एक ऐसी किताब जिस पर नारियों के साथ, शूद्रों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते हैं, जो नारियों को, शूद्रों को पशु के बराबर उसकी तुलना करती है, जो कहती है कि ढोर शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अविकारी, यानी जो व्यवहार एक जानवर और ढोल के साथ किया जाना चाहिए, उसको थाप लगाकर पीटना चाहिए, ढोल को, पशु को ताड़ कर रखना चाहिए, वही व्यवहार शूद्र और नारी के साथ करना चाहिए। वो ग्रंथ जो कहता है कि जो गुणहीन ब्राह्मण है वो पूजने लायक है, लेकिन जो विद्वान शूद्र है वो पूजने लायक नहीं है, जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो नारियों को कहता है कि नारी जो है वो, उसका मोह जो है और नारी का आकर्षण जो है वो बर्बाद कर देता है, ये कहता है। उस ग्रंथ का समर्थन अखिलेश यादव ने किया और उस ग्रंथ को, रामचरितमानस को, जिस पर आरोप लगते हैं कई सारे, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी पार्टी के खुद राजकुमार भाटी, लक्ष्मण यादव, सब भेदभाव के आरोप रामचरितमानस पर लगाते हैं, उस ग्रंथ को अखिलेश यादव ने भारत का संविधान कह दिया है। जी हाँ, भारत का सांस्कृतिक संविधान, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, जो आपके हमारे घरों में चल रहा है, वो रामचरितमानस की वजह से चल रहा है। रामचरितमानस जो है वो भारत का सांस्कृतिक संविधान है, यानी भारत की संस्कृति में जो भेदभाव है वो रामचरितमानस की वजह से है, और अखिलेश यादव उसको सांस्कृतिक संविधान मानते हैं। देश में संविधान लागू हुए लगभग 80 साल हो गए हैं, 80 साल होने वाले हैं। हमारे देश में आज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। जो लोकतंत्र हमको सिर्फ कागज़ों में दिखाई देता है, वो लोकतंत्र हमें ग्राउंड पर, समाज में नहीं दिखाई देता। और हमारे देश में संविधान का एक सबसे बड़ा काम यही है कि वो ग्राउंड पर लोगों के बीच में, समाज में एक लोकतंत्र की भावना बनाए। लेकिन जब अखिलेश यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्री खुद ये कहेंगे कि रामचरितमानस तो भारत का सांस्कृतिक संविधान है, तो बड़ा सवाल ये है, तो फिर कैसे वो भेदभाव कम हो जाएगा? जो लोग अखिलेश यादव को मानते हैं, अखिलेश यादव की सुनते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? और बड़ा सवाल ये है कि खुद को पीडीए नायक कहने वाले, संविधान को उठाकर वोट मांगने वाले, ये कहने वाले कि दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये कहने वाले कि नारियों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, वो व्यक्ति आज इस देश में रामचरितमानस को देश का सांस्कृतिक संविधान कह रहे हैं, जिसको कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि वो जो किताब है वो कहीं ना कहीं जातिवाद, नारियों के साथ भेदभाव की जड़ है। आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? अब तक तो अखिलेश यादव पीडीए नायक बने हुए थे, बहुजन नायक बने हुए थे। उनके पार्टी के लोग, लक्ष्मण यादव, राजकुमार भाटी, उनको चिल्ला चिल्ला कर बहुजन मसीहा कह रहे थे। इसके अलावा उनकी पार्टी की एक सांसद आर के चौधरी साहब उनको दूसरा कांचीराम कहते थे। कांचीराम साहब ने तो कभी भी रामचरितमानस को भारत का सांस्कृतिक संविधान नहीं कहा, कभी उन्होंने रामचरितमानस के बारे में ऐसी चीज़ें नहीं कही जिसका असर लोगों पर हो। लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान? अब तक तो पीडीए नायक थे, दलितों पिछड़ों के नायक थे, नारियों के नायक थे, अब वो एक जातिवादी किताब को भारत का संविधान क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण है 2027 का विधानसभा चुनाव। बीते 2 सालों में अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बदली है। अखिलेश यादव 2024 में संविधान की बात कर रहे थे, उस संविधान के नाम पर उनको अच्छा खासा वोट मिला, वो 37 सीटें जीत कर आए। लेकिन अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश को वो दलितों का वोट मिलता हुआ नजर नहीं आता। अखिलेश अपनी बात पर कंफ्यूज होने लगते हैं। पहले तो वो रामजीलाल सुमन और राणा सांगा वाले मामले का में एक तरीके से रामजीलाल सुमन का समर्थन करते हैं, उनकी जो टिप्पणी राणा सांगा पर थी, और उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्लैश होने की स्थिति आ जाती है दलितों और ठाकुरों के बीच में, जिसमें अखिलेश यादव को भी करणी सेना के लोग बहुत कुछ कहते हैं। और
उसके बाद फिर अखिलेश यादव अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर ऐलान करते हैं कि वो महाराणा प्रताप यानी जो राणा सांगा के पोते हैं उनकी सोने की मूर्ति लगाएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इटावा में जो मामला हुआ जहां पर यादव कथावाचकों की चोटियां काटी गई, तो वहां पर उन्होंने पाखंड कथावाचकों के खिलाफ जो है मोर्चा खोला, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा कि ये सब पाखंडी हैं, ये सब बहुजन समाज के लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पंडित से पूछकर बाल कटाएंगे, पंडित से पूछकर बाहर जाएंगे, पंडित से पूछकर घर से निकलेंगे, यानी कि फिर वो पंडितों की बात करने लगे। तो अखिलेश यादव के बयान जो हैं वो खुद के उनके बयानों के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। कभी वो बहुजन मसीहा पीडीए मसीहा हो जाते हैं, कभी वो रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बता देते हैं, कभी वो आडंबर वाली बातें करने लगते हैं कि पंडित से पूछकर मैं बाल कटवाऊंगा, पंडित से पूछकर मैं बाहर जाऊंगा, कभी वो राणा सांगा के बयान पर रामजीलाल सुमन का समर्थन कर देते हैं, कभी वो राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप की सोने की मूर्ति लगाने का आह्वान करते हैं। ये समझ नहीं आता कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स किधर जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अखिलेश यादव एक कंफ्यूज नेता है जो कि अब इस तरीके से बौखला चुके हैं कि वो 27 में अपनी एक रणनीति जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि उनकी पार्टी को 2027 में मुस्लिम और दलित वोट, मुस्लिम और यादव वोट मिल सकता है, और मुस्लिम वोट भी जब मिलेगा जब कांग्रेस उनके साथ रहेगी। ऐसे में मुस्लिम और यादव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया, कभी उस पीडीए को पीड़ित दलित अल्पसंख्यक कह देते हैं, कभी उसको पिछड़ा दलित अगड़ा कह देते हैं, कभी उसको पीडीए को पिछड़ा दलित आदिवासी कह देते हैं, कभी उस पीडीए को पिछड़ा दलित आदि आबादी कह देते हैं, कभी पीडीए के पी को पत्रकार बना देते हैं। तो ये जब सब चीज़ें अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कई बार अपने पीडीए की फुल फॉर्म बदली, लेकिन अखिलेश यादव ये समझ गए कि उनको दलितों का वोट नहीं मिल रहा है, जो कि 27 के चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ठाकुरों का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी में कई ठाकुर चेहरे हैं, जैसे अरविंद सिंह गोप बड़ा ठाकुर चेहरा है, और जिस तरीके से अखिलेश यादव की एंटी ठाकुर पॉलिटिक्स दिखाई दी, तो ऐसी पॉलिटिक्स का नुकसान अखिलेश को और उनके पार्टी कैंडिडेट्स को भी हो सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो अपनी जो एंटी ठाकुर छवि थी उसको सुधारने के लिए, ठाकुरों का वोट पाने के लिए महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने की बात करें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब अखिलेश यादव को अपनी एंटी ठाकुर छवि की इतनी चिंता है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने राणा सांगा का वो जो बयान था, रामजीलाल सुमन का जो बयान राणा सांगा पर था, उसका समर्थन क्यों किया? उसका विरोध वो कर सकते थे। उसके अलावा जब अखिलेश यादव को संविधान मतलब रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताना था, वो जो भेदभाव उस रामचरितमानस में लिखा गया है, जिसको उनकी पार्टी के लोग खुद राजकुमार भाटी और लक्ष्मण यादव चिल्ला कर कहते हैं कि ये भेदभाव है, जब उनको उस भेदभाव को सांस्कृतिक संविधान बताना था तो वो फिर संविधान की बात क्यों कर रहे थे? मैं मानता हूँ कि रामचरितमानस और संविधान, आप एक ही चीज़ को चुन सकते हो। आप अगर अम्बेडकर के संविधान के साथ हो तो आपके लिए किसी और किताब को देश का संविधान बताना मूर्खता है, लेकिन अखिलेश यादव ने किया ताकि ब्राह्मणों का वोट मिल सके। तो मेन चीज़ ये है कि अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से सियासत को किया जाए। बंगाल की हार के बाद अखिलेश जो हैं उनका मनोबल टूटा हुआ है, वो देख रहे हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कभी ब्राह्मण वोटों में हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, कभी ठाकुर वोटों में, कभी दलित वोटों में, कभी पिछड़े वोटों में, कभी अति पिछड़े वोटों में, लेकिन कोई भी साथ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो रामचरितमानस है वो भारत का सांस्कृतिक संविधान है। लेकिन मेरा सवाल इसमें लक्ष्मण यादव और राजकुमार भाटी से है कि क्या अब आप इस पर जवाब देंगे? क्या अखिलेश यादव ने जो कहा है कि ये रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक संविधान है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? आप उनको ये वीडियो टैग कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या अखिलेश यादव के इस बयान का वो समर्थन करते हैं। बाकी चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।